पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जेपीएससी के छात्रों से मुलाकात की है और वो भी अस्पताल जाकर के। साथ ही छात्रों की पीड़ा देख करके वह काफी ज्यादा दुखी भी नजर आए। छात्रों से अपने आंदोलन को समाप्त करने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के वह खुद सीएम से बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें हम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दिखा रहे हैं जब वह अस्पताल में पहुंचे जहां पर छात्रों को जो है वो भर्ती कराया गया था। इस दौरान अस्पताल कर्मियों को उन्होंने बेहतर इलाज को लेकर के दिशा निर्देश भी दिया और साथ ही उन्होंने छात्रों से अपने आंदोलन को समाप्त करने की बात भी कही। बता दें कि जेपीएससी का मुद्दा झारखंड में काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और देर रात कल जिस तरीके से छात्रों के पास प्रशासन पहुंची थी उसके बाद से काफ़ी गहमागहमी का माहौल भी नजर आया। इस बीच कल देर शाम मौन जुलूस भी जो है वो छात्रों की ओर से निकाला गया। यानी कि जेपीएससी का ये जो पूरा प्रकरण है वह फिलहाल चर्चा में है और इरफान अंसारी ने छात्रों से मुलाकात की है। इस बीच अगर हम जेपीएससी प्रकरण को लेकर के ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो एक बार जेपीएससी को लेकर के मैं ताज़ा अपडेट्स देना चाहूँगी कि आखिर अभी फिलहाल इस पूरी जांच प्रक्रिया में क्या मोड़ आया है। दरअसल जेपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। आरोपी अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए अपने बयान में जेपीएससी के 3 सदस्यों अजीत भट्टाचार्य, जमाल अहमद और अनीमा हांसदा की कथित भूमिका को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभय ने बताया है कि उसने जेपीएससी की परीक्षा लेने वाले कंपनी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह के माध्यम से उन सदस्यों तक अभ्यर्थियों की पैरवी कराई। अभय तिवारी ने आगे बताया कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा पीटी का कथित रेट सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख और एसटी/एससी के लिए 2-3 लाख रुपए था, जबकि अंतिम परिणाम तक का रेट प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए बताया गया है। अभय तिवारी के मुताबिक 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जमाल अहमद, अजीत भट्टाचार्य और अनीमा हांसदा के साथ साथ जेपीएससी चेयरमैन से संपर्क कर उसके द्वारा आदित्य पांडे नामक व्यक्ति से संपर्क कर अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए। उन अभ्यर्थियों को आदित्य पांडे ने अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, जमाल अहमद, अनीमा हांसदा और चेयरमैन एल खियांते तक पहुंचाया। साथ ही बताया जा रहा है कि इस सेटिंग से कुल 7 अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया, जिसके एवज में प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए वसूले गए। आरोप है कि इंटरव्यू के पैसे अजीता भट्टाचार्य के पीए और मोरहाबादी निवासी ब्रजराम को दिए जाते थे, जबकि चेयरमैन एल खियांगते धर्मेंद्र नामक व्यक्ति के माध्यम से पैसे लेता था। वहीं जमाल अहमद पर हजारीबाग के कई दलालों के जरिए अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने और इसकी पूरी जानकारी रामवीर सिंह को देने का आरोप लगाया गया है। बयान के अनुसार ये तीनों सदस्य टीडीपीएल प्रमुख रामवीर सिंह पर इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के कोड को डिकोड कराने का कथित दबाव बनाते थे। आरोप है कि चेयरमैन एल खियांगते इंटरव्यू से एक दिन पहले ही रामवीर सिंह से कोड डिकोड करा लेते थे ताकि इंटरव्यू के दिन संबंधित अभ्यर्थियों को अपने या भट्टाचार्य के बोर्ड में ही आवंटित किया जा सके। यानी कि ये नया अपडेट जो है वो फिलहाल सामने आया है। इस बीच अगर हम इरफान अंसारी की बात करें तो इरफान अंसारी जो है उन्होंने जेपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर से जानेंगे। अंकुर, इरफान अंसारी जो है उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत की है, मुलाकात की है, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल रेखा, देखिए लगातार अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो जारी है और ऐसे में कह सकते हैं कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से कल लगातार झारखंड बंद हुआ और उससे एक दिन पहले विधानसभा का घेराव हुआ, तो लगातार जो है रेखा आपको बता दूं कि जेपीएससी में घोटाले को लेकर के जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया गया। इन सब के बीच लाठियाचार्ज हुई, देर रात भी लाठियाचार्ज हुई। उसके बाद आपको बता दें कि इरफान अंसारी ने मुलाकात की है, उन्होंने छात्रों से बात की है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सरकार उनकी बातों को सुनेंगे। हालांकि 2 जो मुख्य मांगे हैं, जिस तरीके से जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेकर, साथ ही साथ जिस तरीके से सीबीआई जांच जो है घोटाले पर होनी है, इसे लेकर के स्टूडेंट्स का जो लगातार आंदोलन है वो चल रहा है। तो ये 2 मुख्य मांगे जब तक सरकार पूरी नहीं करती है, स्टूडेंट्स का आंदोलन अभी तक लगातार जारी है। हमने देखा किस तरीके से कल देर रात रांची के एसएसपी और डीसी जो हैं वो
स्थल पर पहुंचे थे और वहां पर तमाम स्टूडेंट्स को अनशन खत्म करने की बात कही जा रही थी। लगातार देवेंद्र नाथ महतो भी अभी फिलहाल अस्पताल में है और उनकी तबीयत भी नासाज होती जा रही है। वो अभी आईसीयू में है। तो कह सकते हैं कि आंदोलन जो है वो तेज़ हो रहा है, उग्र हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है जिस तरीके से लगातार बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से रणनीति तय हो रही है, इन सब के बीच जिस तरीके से एल खियांग्ते की गिरफ्तारी हुई, वहीं अगर बात करें अजीता भट्टाचार्य के पर आरोप लग रहे हैं, जो आदित्य पांडे हैं वो नौकरी के नाम पर जिस तरीके से पैसे उठाते थे और सीधे जिस तरीके से अजीता भट्टाचार्य तक अपनी बात जो है वो ले जाते थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खेल जो है वो चल रहा था। 70 लाख रुपए का ये पूरा खेल था और हमने देखा किस तरीके से परत दर परत लगातार जो जिसमें तमाम जो लोग शामिल थे इस घोटाले में, उनकी बातें सामने आ रही हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं और ना जाने और कितने नाम होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद सीआईडी ने उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान कई बातें सामने आई, कई बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तफ्तीश और जो सीआईडी की जो जांच है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसे खंगाले जा रहे हैं, जो फाइलें हैं उसे खंगाली जा रही है। तो कह सकते हैं रेखा की एक बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द सीआईडी करने जा रही है, क्योंकि लगातार देखिए सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार इंतज़ार कर रही है कि सीआईडी क्या कुछ रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य होंगे, और अगर इस रिपोर्ट में जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं वो सामने आते हैं तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो सामने आएगा। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं रेखा की जेपीएससी मुद्दे को लेकर के, जेपीएससी में घोटाले को लेकर के लगातार सरकार भी अग्रसर है, लगातार सरकार स्टूडेंट से बात करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं रेखा। बीच कल छात्रों की ओर से मौन जुलूस भी निकाला गया है। चूंकि इरफान अंसारी ने छात्रों से मुलाकात की है, देर रात कल बाबूलाल मरांडी ने भी मुलाकात की है, मौन जुलूस निकाला गया है, यानी कि लाठीचार्ज के बाद मौन जुलूस निकाला गया और बताने की कोशिश की गई कि हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है और मौन के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया है एक तरीके से। अंकुर, बिल्कुल रेखा, देखिए लगातार स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमने देखा देर शाम मौन जुलूस निकाला गया, फ्लैश लाइट्स जो हैं वो जलाए गए मोबाइल के, और शाम में तमाम स्टूडेंट्स जो है वो निकले थे फिरालाल चौक, अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ। वहाँ से फिर लगातार जिस तरीके से आंदोलन का जारी है और लगातार इरफान अंसारी जो है वो सरकार की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्टूडेंट्स मानने के मूड में नहीं है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी फिलहाल स्टूडेंट्स का जो मूड है, स्टूडेंट्स जो जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल स्टूडेंट्स जो है पीछे नहीं हटने वाले हैं। सरकार को झुकाने का लगातार प्रयास जारी है और अब सरकार किस तरीके से, क्योंकि हमारा अनुमान कह रहा है कि सरकार इंतज़ार कर रही है सीआईडी के रिपोर्ट का आने का, और जिस तरीके से अजीता भट्टाचार्य पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से और 2 अन्य सदस्य पर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ बड़ा खुलासा होता है तो कई गिरफ्तारियां रेखा हम देख सकते हैं जेपीएससी मुद्दे को लेकर। और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसलिए होगी क्योंकि जेपीएससी में जो घोटाले हो रहे हैं, स्टूडेंट्स सालों से पढ़ रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम जब वो देते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स जो हैं वो रद्द हो जाते हैं, सीट्स जो हैं वो बेचे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और स्टूडेंट्स अगर इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से होती है तो स्टूडेंट्स में एक खुशी का माहौल रहेगा रेखा, और आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को सरकार पर एक भरोसा होगा कि सरकार, जब इनका आंदोलन हुआ तो सरकार इनकी बातों को सुनी, सरकार इनकी बातों को मानी, और कहीं ना कहीं सीआईडी पर भी भरोसा होगा, सीबीआई पर जिस तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी सीआईडी अपना काम कर रहा है, कई बड़े चेहरों का खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा रेखा, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तफ्तीश में होता है। जी बात होगी अंकुर, जिस तरीके से अभय तिवारी की ओर से एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं, जेपीएससी के सदस्यों के ही नाम को लेकर बताया जा रहा है कि कैसे कौन कौन से लोग संलिप्त थे, कैसे एल खियांग्ते तक पैसे जाते थे। एल खियांग्ते भी गिरफ्तार है, उनसे पूछताछ को लेकर के क्या अपडेट है? क्या उनसे पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं? कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास?
लेकिन हाँ, आपको बता दूं कि एल ख्यांते की गिरफ्तारी के बाद एल ख्यांते ने कई ऐसी बड़े बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेपीएससी घोटाले में उनका नाम शामिल हुआ है और सीआईडी ने बेझिझक उन्हें गिरफ्तार किया है। एल ख्यांते ने भी साफ कह दिया है कि इस घोटाले में फिलहाल उनका कोई लेन देन नहीं था, लेकिन जो सबूत है उनके खिलाफ है और कहीं ना कहीं सीआईडी उनको गिरफ्तार कर चुकी है, रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है। और जिस तरीके से अजीता भट्टाचार्य का नाम सामने आ रहा है, अजीता भट्टाचार्य का मैं परिचय आपको दे दूं कि वो सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी है। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के महासचिव है, केंद्र महासचिव है, एक बड़ा चेहरा है वो जेएमएम के। और ऐसे में जिस तरीके से सरकार पर बातें हो रही हैं, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अजीता भट्टाचार्य का नाम जो है वो सामने आने से राजनीति जिस तरीके से बढ़ गई है, राजनीति दलों में तमाम जो जिस तरीके से हलचल है वो तेज हो गई है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य लगातार केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करते हैं, ऐसे में अब उनकी पत्नी का नाम सामने आना, इसे लेकर के अब राजनीति चरम सीमा पर देखने को मिलेगी। बीजेपी का आरोप जो है वो जेएमएम पर होगा। कहीं ना कहीं जेएमएम की ओर से अभी कोई भी टिप्पणी नहीं आई है और ना ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन एक सप्ताह में जो है वो किया है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल अभी सुप्रियो भट्टाचार्य अभी फिलहाल मौन है। और जिस तरीके से अजीता भट्टाचार्य की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अजीता भट्टाचार्य इलाहाबाद में एक निजी कॉलेज की प्रिंसिपल रहा करती थी। उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य के पैरवी से वो जेपीएससी की सदस्य बनी और कुछ दिन तक एल ख्यांते के ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले तक कार्यकारी अध्यक्ष भी जेपीएससी की रही हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा पद उनको मिला है और कैसे जिस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करके जेपीएससी में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल सीआईडी की नज़र उन पर है, सीआईडी की नज़र उन फाइलों पर है जिस फाइल से अजीता भट्टाचार्य जो हैं वो फाइल को इधर से उधर करती थी, और उन स्टूडेंट्स पर है जो स्टूडेंट्स उन्हें पैसा दिया करते थे। तमाम चीज़ें हैं, अभी फिलहाल जांच चल रही है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा रेखा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि सरकार और सीआईडी अपना काम जो है निष्पक्ष तरीके से फिलहाल करते नजर आ रही है। जी, का नाम आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है, चूंकि सुप्रियो भट्टाचार्य की वो पत्नी है। तो ऐसे में सवाल एक आखिरी अंकुर इस पूरे खबर पर यही रहेगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य की वो पत्नी है, उनका नाम सामने आ चुका है, तो क्या अब जांच का दायरा बढ़ेगा? तो क्या वो और आगे बढ़ेगा और सफेदपोश भी इसकी गिरफ्त में आएंगे? दायरा जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नाम के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से बड़े चेहरे हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अजीता भट्टाचार्य पर शक की निगाहों से पहले सीआईडी देख रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी जांच जो है वो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं अजीता भट्टाचार्य इस पूरे घोटाले में शामिल है। जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थी उसी दौरान उन्हें कई ऑफर्स मिले थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये पूरा खेल हो रहा है, जिस तरीके से आपको बता दें कि कई इसमें बड़े नेता भी शामिल है, कई इसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल है। और आने वाले दिनों में आपको बता दें कि सीआईडी की इस निष्पक्ष जांच के दौरान अगर कोई भी नाम सामने आते हैं तो उसमें सबसे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य से सवाल जवाब होगा, क्योंकि लगातार वो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़ी खास माने जाते हैं, लगातार आप उनको सीएम हाउस में देखते हैं, लगातार आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते हैं, और अब उनकी पत्नी का सामने जो नाम सामने आया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर उनकी राजनीति पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रियो भट्टाचार्य कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक दिन छोड़ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अपने घर पर हैं और ना ही वो अपने कार्यालय पहुंचते हैं। तो कुल मिला के कहे तो जिस तरीके से जेपीएससी का एक बड़ा खेल हो रहा है, स्टूडेंट्स का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, स्टूडेंट्स अपने जिद पर है, स्टूडेंट्स आक्रोशित हैं, स्टूडेंट्स गुस्से में हैं, और अब चूंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स का आक्रोश सामने दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, सरकार को अब फिलहाल झुकना होगा और ऐसे में एक निष्कर्ष निकालना होगा कि अब जेपीएससी में हो रहे घोटाले को लेकर कैसे रोक लगाएं। अगर रोक नहीं लगती है तो मजबूरन कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी, कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा, और जब कोर्ट का निर्णय होगा रेखा, तो कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार को मजबूरन ऐसा फैसला लेना होगा जो आज तक सरकार ने नहीं लिया है। तो उससे पहले
देर आए दुरुस्त आए की बात है। और ऐसे में अब सरकार अब तक अगर अभी भी नहीं चेतेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल अभी जांच का विषय है और जांच में ये देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ होता है। रेखा। अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। और अब अजीत जो मुख्य आरोपी है अभय तिवारी, उसकी ओर से सुप्री भट्टाचार्य की पत्नी का नाम जैसे ही सामने रखा गया है उसके बाद से इस पूरे प्रकरण में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ चुकी है और लोग अब चाहते हैं कि जांच बढ़े और जल्द से जल्द मामला जो है वो सामने आए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।